हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम भारतीय शिक्षा के का विकास और उसकी समस्याएं इस विषय पर एक सीरीज है जो इस बुक की है और इस बुक में बेसिकली सारी चीज़ों को कवर किया गया है। इसलिए आपके 75% क्वेश्चंस जो आने हैं, यानी वो पूरे के पूरे क्वेश्चन आउट ऑफ 75 आप स्कोर कर सकते हैं अगर आप इस बुक के इस सीरीज को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए, बहुत समय न लेते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मेरा प्रयास रहेगा कि हम इसे बहुत जल्दी 3 पार्ट में आपके सामने उपलब्ध करा सकें। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ 5 वर्ष की आयु में होता था। तो 5 वर्ष की आयु में प्राथमिक शिक्षा का जो प्रारंभ होता था वो किस संस्कार द्वारा होता था? तो यहाँ पर हमारा विद्यारंभ संस्कार हो जाएगा, चूंकि ये 5 वर्ष की अवस्था में है। उपनयन संस्कार हमारा 8 वर्ष की अवस्था में होता है और समावर्तन संस्कार 24 वर्ष की अवस्था में होता है। उपसंपदा संस्कार जो हमारा था, ये संस्कार हमारा बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करेंगे। बौद्ध धर्म में समावर्तन के जैसा ही उपसंपदा संस्कार था। उपनयन शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो उपनयन शब्द के शाब्दिक अर्थ को हम गुरु के पास ले जाना, चूंकि संस्कृत के उपधन नयति से बनता है और इसलिए इसका अर्थ गुरु के पास ले जाना होता है या पास ले जाना होता है। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है, अब जैसे उपनयन का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है वैसे समावर्तन का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है। समावर्तन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है घर लौटना, और बच्चा इसमें दीक्षांत भाषण जैसे गुरु से शिक्षा लेकर के अपने घर वापस लौटने का कार्य करता था और ये संस्कार पूरा होता था। वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र था। अब देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा में प्रमुख केंद्र की बात आती है तो विक्रमशिला भी था, वल्लभी भी है, नादिया भी है, लेकिन तक्षशिला जो है ये सबसे प्राचीन और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम तक्षशिला को टिक करेंगे ऑप्शन ए को। वैदिक काल में विद्यापीठ में शिक्षा दी जाती थी। अब बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि वैदिक काल में जो हमारी विद्यापीठ में शिक्षा दी जाती थी वो धर्मशास्त्र और व्याकरण की दी जाती थी। ठीक है, धर्मशास्त्र और व्याकरण की शिक्षा हमारी विद्यापीठ में दी जाती थी, दर्शन की शिक्षा हमारी घाटिका में दी जाती थी और संस्कृत की जो शिक्षा होती थी वो शिक्षा हमारी टोल में दी जाती थी। अभी तक पिछली बार घाटिका और धर्म संस्कृत के टोल को पूछा गया है, इसलिए अब की बार विद्यापीठ और बनस्पति विद्यालय जैसी संस्थाओं के नाम पूछे जा सकते हैं। वैदिक काल में उच्च शिक्षा की अवधि, बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की क्या अवधि थी? तो बौद्ध काल में उच्च शिक्षा जो थी वो 12 वर्षों की थी और 12 वर्ष तक बच्चा उच्च शिक्षा ग्रहण करता था। पबज्जा संस्कार का शाब्दिक अर्थ है, आपको पता है पबज्जा संस्कार बौद्ध धर्म का संस्कार है और ये वैदिक संस्कार के उपनयन जैसा होता है और इस संस्कार का अर्थ है बाहर जाना, यानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास बाहर जाना। उपसंपदा संस्कार बौद्ध धर्म में कम से कम कितने भिक्षुओं के समक्ष होता था? तो उपसंपदा संस्कार जो था बौद्ध धर्म में वो 10 भिक्षुओं के समक्ष हुआ करता था, ये बात आपको याद रखनी है। उपसंपदा संस्कार जो था ये 10 भिक्षुओं की उपस्थिति में होता था। बौद्ध धर्म में शिक्षा दी जाती थी, तो गुरुकुल जो हैं वो हमारे वैदिक धर्म के हैं, मकतब और मदरसे ये हमारे मध्यकालीन शिक्षा यानी इस्लाम धर्म में है, मठों और बिहारों की शिक्षा बौद्ध धर्म में है और पब्लिक स्कूलों की शिक्षा हमारी अंग्रेजी माध्यम में है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन 7 सही हो जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय था, इसमें कहाँ के छात्र अध्ययन करते थे? तो यहाँ पे चीन, जावा और ब्रह्मा, सुमात्रा आदि के से जो छात्र थे वो शिक्षा प्राप्त करते थे। भारत में मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य क्या था? अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैंने पहले भी कहा है बहुत अच्छा सीरीज है यहाँ पर। तो भारत में मुस्लिम धर्म की जो शिक्षा थी उसका आध्यात्मिक विकास ये वैदिक धर्म की शिक्षा का उद्देश्य था। मेडिकल शिक्षा का विकास ये नहीं था। चरित्र निर्माण की शिक्षा दोनों में दी जाती थी, ये शिक्षा का उद्देश्य था, लेकिन इस्लाम धर्म का प्रचार ये मुख्य उद्देश्य के तौर पर जाना जाएगा और ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र क्या थे? तो मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र मकतब हुआ करते थे, क्योंकि मकतब का अरबी में अर्थ है उसने लिखा, इसका अरबी में अर्थ है उसने लिखा। मदरसे जो हैं वो उच्च शिक्षा के केंद्र हैं, ये बात याद रखेंगे। बिहार बौद्ध शिक्षा के केंद्र हैं। अब मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा के केंद्र कहाँ पर थे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में आप देखें तो नालंदा
ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, इसलिए गलत हो जाएगा। बनस्थली विद्यापीठ और बनस्थली ये वैदिक शिक्षा का था, विश्व भारती वैदिक शिक्षा का था। तो लाहौर, ऑप्शन हमारा बी बचता है, लाहौर, मुल्तान, अजमेर, मुर्शिदाबाद के मदरसे। देखिए मदरसे शब्द ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसलिए हमें उच्च शिक्षा मिल रही है और यहीं पर हमारा ऑप्शन बी क्लियर हो जाता है। मुस्लिम शिक्षा में काल में शिक्षा का प्रसार होता था, प्रारंभ होता था। तो इस क्वेश्चन को आप अगर देखें तो ये शिक्षा प्रारंभ किस संस्कार से होती थी मुस्लिम काल में, तो आपको पता है ये ऑप्शन ए बिस्मिल्लाह खानी है, जो 4-4-4 यानी 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन में के समय में पूरा होता था। उपनयन आपका वैदिक संस्कार का है और पबज्जा संस्कार आपका बौद्ध धर्म का है। ठीक है। डेन मिशनरियों ने प्राथमिक विद्यालय का निर्माण किया। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है और इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी कहीं पर नहीं है। तो कोलकाता में जो एस्टैब्लिशमेंट था वो इंग्लिश था और गोवा में फ्रेंच था। तो बसता है हमारा तंजौर, श्रीरामपुर और त्रिचनापल्ली और फोर्ट सेंट डेविड में। तो यहाँ पर डेनमार्क के जो मिशनरी थे उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया था, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तंजौर, श्रीरामपुर, त्रिचनापल्ली और फोर्ट सेंट डेविड। पुर्तगाली मिशनरियों ने प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कहाँ कराया था? अंग्रेजी काल की प्राथमिक शिक्षा की बात है, ऑप्शन आप बता सकते हैं। तो पुर्तगाली जो थे वो कोचीन और चटगांव, क्योंकि पुर्तगाली केरल में आए थे और केरल के एरिया से जो जुड़ता हुआ एरिया था वहां पर ही इसका डेवलपमेंट होगा। तो कोचीन और चटगांव में प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण पुर्तगालियों ने कराया था। अंग्रेजी मिशनरियों ने चैरिटी विद्यालयों की स्थापना की। अब ये चैरिटी विद्यालयों की स्थापना अंग्रेजी मिशनरियों ने कहा की, तो आपको पता है कि अंग्रेज सबसे पहले बंगाल में पहुंचे और बंगाल से जुड़े बिहार में पहुंचे और बिहार के बाद वो बम्बई में और मद्रास में। तो ऑप्शन हमारा मद्रास, बम्बई, बंगाल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की गई? अब ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है और आप जानते हो कि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो थी वो हमारी 1791 में हुई है और ये संस्कृत कॉलेज था। तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो हुई है ये किसने की थी, ये आप बता सकते हैं? तो यहाँ पर बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, जरा मुझे इसका प्रश्न का उत्तर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई है? तो कलकत्ता कहाँ हुई है? तो कलकत्ता मदरसा 1781 में बनाया गया है और इसकी स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने की है और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना एल्फिस्टन ने की। अब ये भी ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एल्फिस्टन महोदय हैं और इन्होंने पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की है और ये 1821 में की गई है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल में काम किया। अब देखिए है क्या लॉर्ड मैकाले, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। यहाँ से मुझे 3 से 4 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में आते दिख रहे हैं। ये कानूनी सदस्य के रूप में आया था और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके आने से पहले एक 1813 से लेकर के 1834 तक प्राचीन विवाद यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। यह विवाद था। अब इस विवाद का अंत किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या आप मुझे जवाब देंगे? मैं आपके लिए ये बात एक कह सकते हैं एक क्वेरी के रूप में रख रहा हूं कि पाश्चात्य विवाद का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया? अगर ये पूछना है इसका आंसर आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना अपनी स्टडी को स्ट्रांग किए हुए हैं। तो चलिए, वुड का आदेश पत्र किसके द्वारा जारी किया गया? वुड का आदेश पत्र कब जारी किया गया? तो वुड के साथ एबट भी ध्यान रखिएगा, अगर वो एबट रिपोर्ट पूछता है तो भी वो वुड की ही रिपोर्ट है और वुड की रिपोर्ट जो है वो 1854 में आई थी। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। वुड आदेश पत्र में, या ये देखिए इन्होंने 1854 का आदेश पत्र यहाँ पर पूछा है, तो 1854 के आदेश पत्र यानी ये वुड का घोषणा पत्र है। वुड के घोषणा पत्र में लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मान करके कहाँ पर विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? तो ये हमारे प्रेसिडेंसी में स्थापित किए जाने थे और उस समय तक अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में थी, इसलिए इन्हीं तीनों जगहों पर इनकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वुड के आदेश पत्र की 1854 यानी ये वुड का घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र की जो सीरीज है कहाँ पर थी या इसमें क्या सिफारिश की गई थी? तो इन्होंने कहा था क्रमबद्ध संस्थाएं यानी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर और उच्च शिक्षा के केंद्र स्थापित किए जाएं, सहायता अनुदान प्रणाली दी जाए और शिक्षा विभागों की स्थापना। तो ये तीनों की तीनों इनकी सिफारिशें थी, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन डी यानी दा सही हो जाएगा। हंटर कमीशन
की नियुक्ति कब हुई है अगले क्वेश्चन के रूप में? तो हंटर कमीशन हमारा 1882 में आया है और इसे हंटर कमीशन में एच.एस. हंटर जी इसके अध्यक्ष थे। अब भारतीय शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या सिफारिश की थी? तो प्राथमिक शिक्षा के संबंध में जो भारतीय शिक्षा आयोग था उसने क्या कहा था कि सरकार और उनके अधीन संचालन का दायित्व तो अपने हाथों में ले। ये बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा था कि ये राज्य की ड्यूटी है, राज्य सरकार इस बात पर ध्यान दे। और दूसरा था सरकार व्यक्तिगत शिक्षा संस्थाओं की उन्नति और प्रसार के लिए काम करेगी। तो दोनों चीज़ों के बारे में कहा गया था। क्या कहा गया था? अगला है सरकार को प्राथमिक विद्यालयों का संचालन स्वयं न करके उनका दायित्व स्थानीय संस्थाओं को सौंप दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों की दोनों चीज़ें, ये देखिए जो ऑप्शन है वो हमारा बा और सा सही हो रहा है, ये सही नहीं है क्योंकि राज्य सरकार अपने हाथों में शिक्षा का प्रसार नहीं ले रही थी। यहाँ पर इस जगह तक ये बात नहीं क्लियर हुई है और इसलिए बा और सा दोनों हो जाएंगे ऑप्शन डी, यानी दा चौथा ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। भारतीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक स्तर के 2 प्रकारों में पाठ्यक्रम का सुझाव दिया था। ये पाठ्यक्रम कौन से थे? तो पाठ्यक्रम कला और साहित्यिक कोर्स में विभाजित था, प्राविधिक और इंजीनियरिंग कोर्स, ए और बी कोर्स या उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो भारतीय शिक्षा आयोग था इसने माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर ए और बी कोर्स की स्थापना की बात करी थी, जिसमें उन्होंने मातृभाषा से कोर्स और जो उच्च शिक्षा है अंग्रेजी भाषा से कोर्स के बारे में बताया था। भारतीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में सिफारिश की। किस बात की सिफारिश उन्होंने की? कि सरकार द्वारा प्रत्येक गांव और कस्बे में एक हाई स्कूल की स्थापना की जाए। आगे देखते हैं, प्रत्येक जिले में एक हाई स्कूल की स्थापना की जाए, सरकार प्रत्येक नगर पालिका में इंटर कॉलेज स्थापित करे। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, एक डिस्ट्रिक्ट में एक हाई स्कूल चाहिए था, ये ऑप्शन सही है। शिमला सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? शिमला सम्मेलन आप सभी जानते हैं ये लॉर्ड कर्जन का टाइम आ चुका था और लॉर्ड कर्जन जो थे ये 1898 से लेके 1906 तक भारत में रहे और इस दौरान लॉर्ड कर्जन ने जो काम किए वो वास्तव में बहुत ही प्रभावी थे। कर्जन अपने 1905 के बंगाल डिवीजन से डिफेम हो गए, अदरवाइज लॉर्ड कर्जन अब तक के गवर्नर जनरल में सबसे बुद्धिमान और उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति था। तो चलिए क्वेश्चन पे लौटते हैं कि लॉर्ड कर्जन द्वारा उच्च शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया है? तो शिमला शिक्षा सम्मेलन बेसिकली जो आयोजित हुआ है वो 1901 में आयोजित किया गया है, दिखाया गया है। मोस्ट ऑफ द बुक में 1902 भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आप ये समझ लें कि आयोजन इसका 1901 में हुआ है। ये 15 दिनों तक चला है और इसमें लगभग 150 प्रस्ताव पास हुए हैं और भारतीय मिशनरियों को इसमें नहीं बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई है? तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो है वो 1902 में पास हुआ है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास किया गया है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी 1902 में ही पास किया गया है। लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति, इसे शिमला शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है, इसे कब सरकारी रूप में प्रस्तावित किया? तो ये 11 मार्च 1904 को प्रस्तावित की गई, ये याद रखेंगे। यानी शिमला सम्मेलन जो है वो 1901 में है और शिमला सम्मेलन की जो रिपोर्ट है वो आपकी 1904 में है और वो भी 11 मार्च को। राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार समिति ने बंगाल में कितने हाई स्कूल कॉलेजों की स्थापना की? तो यहाँ पर 51 हाई स्कूल कॉलेज स्थापित किए गए राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार समिति बंगाल द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन नामक स्थान पर एक ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की। तो ये कब किया गया? तो ये 1901 में शांति जो है ये कलकत्ता के बोलपुर में स्थापित हुआ है, ये बात याद रखेंगे। और यही हमारा बाद में विश्व भारती के रूप में जाना गया है, विश्व भारती के रूप में जाना गया है और इसे शांति निकेतन कहा जाता है। कलकत्ता शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में हुई? कलकत्ता शिक्षा आयोग की स्थापना जो है वो माइकल सैडलर के अंडर में की गई है और ये जो सैडलर कमीशन है इसकी नियुक्ति सितंबर 1917 में की गई है। इस तरीके से दोनों में ऑप्शन बा सही हो जाता है। सैडलर आयोग की सिफारिश क्या थी? सैडलर आयोग क्या कह रहा था कि विश्वविद्यालयों में पास कोर्स के अलावा ऑनर्स कोर्स चलाए जाएं। ये बात बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक विद्यालय और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए, ये बात भी इन्होंने कही थी। छात्रों के स्वास्थ्य और देखभाल के लिए प्रत्येक विद्यालय में एक डायरेक्टर ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग नियुक्त किया जाए। तो इस तरीके से तीनों बातें माइकल सैडलर जी के द्वारा कही गई थी और इसलिए ऑप्शन डी हमारा सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? ये इतिहास से क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि कमीशन है और ये 1927 में नियुक्त किया गया था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्टाग समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में हुई? बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समिति के नाम में ही ऐसा है। तो ये सर फिलिप हर्टाग। हर्टाग समिति की प्रमुख सिफारिश क्या थी? तो हर्टाग समिति की प्रमुख सिफारिशों में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए एक शिक्षण एवं एकात्मक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए, यही सिफारिश इनकी प्रमुख सिफारिश थी। विश्वविद्यालयों को स्वतंत्रता प्रदान की जाए, संबद्ध विश्वविद्यालयों में ऑटोनॉमस महाविद्यालय स्थापित किए जाए, ये दोनों चीजें नहीं थी, इसलिए ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। निम्नलिखित में किस समिति ने सर्वप्रथम अपव्यय और अवरोधन को परिभाषित किया? तो जो अपव्यय और अवरोधन को परिभाषित करने वाली समिति थी वो हमारी हर्टाग समिति थी। और अपव्यय का मतलब उन्होंने कहा था, जैसे बच्चा 1, 2, 3 पढ़ करके बाहर चला गया तो ये 1, 2, 3 की उसकी शिक्षा बेकार हो गई, इसे हम अपव्यय कहते हैं। और एक बच्चे का 1, 2, 3 पढ़ना और 4 में 4 बार पढ़ना, ये अवरोधन कहलाता है। दोनों चीजें बहुत ढंग से समझ लें, और इनको परिभाषित करने का काम अवरोधन ये हर्टाग समिति ने किया था। अब आगे इसी पर देखिए क्वेश्चन आ जाता है, अवरोधन का अर्थ क्या है? तो अवरोधन का अर्थ है किसी कक्षा में बार बार फेल हो जाना। यहाँ पर ए बी दोनों मत लगा दीजिएगा, ये बिना कक्षा पास किए पीछे हट जाना ये अपव्यय की ओर चला जाता है, यहाँ अवरोधन पूछा गया है। ठीक है, शिक्षा में अपव्यय से क्या मतलब है? किसी शिक्षा में फेल होना, महंगी शिक्षा व्यवस्था करना, या पढ़ाई बीच में छोड़ देना। तो यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आ और सा दोनों दिया गया है, यह बिल्कुल सही नहीं है। पढ़ाई बीच में छोड़ देने को हम अपव्यय कहते हैं। एबट ने अपनी रिपोर्ट दी थी, तो जो एबट ने अपनी रिपोर्ट दी थी, ये रिपोर्ट किस बात पर थी? तो ये रिपोर्ट सामान्य शिक्षा और प्रशासन पर थी। वुड ने अपनी रिपोर्ट दी थी, वुड ने अपनी रिपोर्ट यानी वुड घोषणा पत्र जो हमारा आया, इस घोषणा पत्र में किस बात पर रिपोर्ट आई थी या इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो व्यावसायिक शिक्षा पर दी थी। एबट रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें थीं। एबट रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों में क्या चीज़ आएगी, इसको देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा था कि बीएससी पास छात्रों के लिए प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाएं, यानी व्यावसायिक शिक्षा का प्रारंभ इन्होंने कराया था, और इसलिए ऑप्शन ए को सही करेंगे। वर्धा शिक्षा के प्रवर्तक थे। वर्धा शिक्षा हमारी कब आती है? तो वर्धा शिक्षा हमारी 1937 में इसको लागू किया गया है, और वर्धा शिक्षा योजना महात्मा गांधी की शिक्षा योजना थी। ये बुनियादी तालीम के नाम से जानी जाती है, इसका दूसरा नाम बुनियादी तालीम है, ये भी आप याद रखेंगे। बेसिक शिक्षा की अवधि कितनी है? तो बेसिक शिक्षा की जो अवधि है वो 7 वर्ष की अवधि उस समय मानी गई थी बुनियादी तालीम के टाइम पर। बेसिक शिक्षा में बल दिया जाता है, तो बेसिक शिक्षा में बल किस बात पर दिया जाता है? तो बालक पर बल दिया जाता है, और बेसिक क्राफ्ट पर, तो दोनों पर बल दिए जाने के कारण ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। सार्जेंट ने अपनी योजना को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया। तो सार्जेंट रिपोर्ट ये जो थी ये 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सामने पहुंची थी। और सार्जेंट रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिश क्या थी? तो उन्होंने ये कहा था कि हाई स्कूल साहित्यिक और तकनीकी दोनों प्रकार के होने चाहिए। तो ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे। सार्जेंट रिपोर्ट ने हाई स्कूल स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात के बारे में क्या बताया था? तो उन्होंने बताया था कि हाई स्कूल स्तर पर शिक्षक और छात्र के बीच में अनुपात 1:20 होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में विशेषतया शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार और सुझाव के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था? तो ये हमारा राधाकृष्णन आयोग है, जो हमारा विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए गठित किया गया था। जो विश्वविद्यालयों का कर्तव्य है कि ऐसे विद्वान और साहसी छात्रों को उत्पन्न करें जो देश की तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ समस्त क्षेत्रों में नेतृत्व ग्रहण करने की क्षमता रखते हों। ये कथन किसका है? ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का है। जिन छात्रों ने पर्याप्त शिक्षण अनुभव कर लिया है उन्हें एमएड की कक्षाओं में प्रवेश दिया जाए, ये कथन किसका है? तो ये हमारा कथन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। उत्तम स्वास्थ्य वाले प्रोफेसरों को 64 वर्ष की अवस्था तक अपने पदों पर कार्य करने की अनुमति दी जाए, ये कथन किसका? ये भी राधाकृष्णन कमीशन का है, क्योंकि उस समय अध्यापकों की कमी होने के कारण उन्होंने वर्तमान में कार्यरत अध्यापकों का कार्य बढ़ाने की बात करी थी। अगला है उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी शिक्षा के बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए, ये भी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश थी। ग्राम में छोटे सावाशिक स्नातक पूर्व कॉलेजों की स्थापना की जाए, ये कॉलेजों में केंद्र के रूप में ग्रामीण और रूरल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, ये कथन भी राधाकृष्णन शिक्षा आयोग का यानी भारतीय विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग का है। भारत में
केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सुझाव पर माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। तो जो माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना है वो 23 सितंबर 1952 में की गई है। किस आयोग ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी है? तो ये बात मुदालियर कमीशन यानी लक्ष्मण स्वामी मुदालियर महोदय ने कही है। बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया? ये माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ही इस विषय का सुझाव दिया था कि मल्टीपर्पज़ जो विश्वविद्यालय हैं उनका एस्टैब्लिशमेंट किया जाए। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा की संरचना पर सुझाव दिया। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा की संरचना का जो सुझाव दिया था वो हमारा 11+3 का था, यानी प्राथमिक शिक्षा 11 साल की, बेसिक शिक्षा और 3 साल की उच्च शिक्षा के बारे में इन्होंने डिस्कस किया था। माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिश है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिश है कि अध्यापकों को त्रिमुखी योजना का लाभ प्रारंभ किया जाना चाहिए। अध्यापकों को त्रिमुखी योजना दी जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने स्नातकों के प्रशिक्षण के लिए किस अवधि का सुझाव दिया था? यानी स्नातक में प्रशिक्षण जो थी कितने समय के लिए होनी चाहिए? तो इन्होंने 2 वर्ष की स्नातक की प्रशिक्षण अवधि बताई थी। अगले क्वेश्चन को देखें। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक स्तर पर सभी बालक और बालिकाओं को आंतरिक भाषाओं को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की थी। तो ये सिफारिश उन्होंने करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भाषाएं हों, सामाजिक और गणित विज्ञान हो और शिल्प और क्राफ्ट हो, इन चीज़ों को अनिवार्य विषय के रूप में दिया जाना चाहिए। भारत सरकार ने शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। तो भारत सरकार ने जो शिक्षा आयोग की स्थापना की वो 14 जुलाई 1964 के द्वारा की। शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस आयोग के अध्यक्ष हमारे DS कोठारी महोदय थे और इन्हें दौलत सिंह कोठारी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 10+2+3 की शैक्षिक संरचना का सुझाव किसने दिया? तो इस संरचना का सुझाव हमारा कोठारी कमीशन ने दिया था और इसलिए ऑप्शन बा को हम टिक करेंगे। सार्वजनिक शिक्षा के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम को राष्ट्रीय लक्ष्य माना जाए, ये किसने कहा? तो ये भी हमारा कोठारी कमीशन का ही स्टेटमेंट था या इनका सुझाव था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएट स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए, जिनमें से कुछ विषयों में 3 वर्षीय स्नातकोत्तर कोर्सों की व्यवस्था की जाए। यह सुझाव किसने दिया? तो ये सुझाव हमारे शिक्षा आयोग के द्वारा दिया गया था, जो हमारा कोठारी कमीशन है। माध्यमिक शिक्षा स्तर के उन्नयन के लिए विद्यालय संकुलों की स्थापना की जानी चाहिए। ये सुझाव किसका है? ये भी सुझाव शिक्षा आयोग का है या कोठारी कमीशन का कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लें। सब राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज हैं इनकी भी स्थापना का सुझाव हमारे कोठारी कमीशन ने ही दिया था। कोठारी कमीशन ने स्नातकोत्तर एमएड की जो व्यवस्था है, पाठ्यक्रम की अवधि के बारे में कितने सुझाव दिए थे? तो इन्होंने 1.5 वर्ष की एमएड की अवधि बताई थी। अगले क्वेश्चन को देखें। कृषि शिक्षा सुविधाओं के विस्तार हेतु कृषि पॉलिटेक्निक स्कूलों की स्थापना की जाए। ये सुझाव किसका था? तो ये सुझाव भी हमारे कोठारी कमीशन का था। प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत कोठारी कमीशन ने किन कार्यक्रमों को स्थान दिया था? तो इनके अनुसार निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम, अनवरत शिक्षा, पत्राचार पाठ्यक्रम तीनों अवेलेबल होने चाहिए और इसलिए ऑप्शन डी को सही करेंगे। भारतीय शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय स्वाधीनता के लिए किन क्षेत्रों में सिफारिश की? तो उन्होंने कहा छात्रों के चयन विश्वविद्यालय द्वारा हो, शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति भी विश्वविद्यालय करेगा और पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों के विषय में अनुसंधान भी करेगा। इस तरीके से सभी सिफारिशें की थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्कूली शिक्षा की पृथक समाप्ति के लिए शिक्षा की पृथकता की समाप्ति के लिए किस आयोग ने सुझाव दिया या क्या सुझाव उन्होंने दिए थे? तो उनके अनुसार इस शिक्षा एजुकेशन विषयों को BA और MA में पाठ्यक्रमों में स्थान दिया जाए, कुछ विश्वविद्यालयों में शिक्षक शिक्षा के लिए विकास किया जाए, अनुसंधान स्कूल खोले जाएं, समस्त राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज की स्थापना की जाए और इसमें विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने कही थी, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब जारी किया? तो ये प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बात कर रहे हैं और ये 24 जुलाई 1968 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पहली शिक्षा नीति हमारी कब पास हुई है। 1968 सबको पता है, लेकिन 24 जुलाई को आपको ध्यान देना है। 1979 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस शैक्षिक संरचना को स्वीकार किया गया? तो जो 1979 की शैक्षिक रचना है शिक्षा नीति की, इसमें हमारा 8+4+3 पर कार्यक्रम पर स्वीकार किया गया था और इसी को पास किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सामान्य केंद्रित कॉमन कोर में किस विषय को जो कह सकते हैं प्राथमिकता दी थी? तो यहाँ पर प्राथमिकता देने का काम जो कोर समिति कमेटी का था उसमें
उन्होंने लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा और वैज्ञानिक स्वभाव का विकास। तो आ और बा दोनों हो जाते हैं, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। संगणक साक्षरता, ये कंप्यूटर साक्षरता है कि कार्यक्रम विद्यालय स्तर पर बड़े पैमाने पर आयोजित होने चाहिए। ये सुझाव किसके द्वारा दिया गया है? तो ये हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति है। पहली इंपॉर्टेंट शिक्षा नीति जो मानी जाती है, बृहत शिक्षा नीति, वो 1986 मानी जाती है। नवोदय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो जो नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए थे वो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा स्थापित किए गए थे। 7वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित धनराशि में प्राथमिक शिक्षा का भाग कितना था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 37.33% था। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात की गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितनी शिक्षा के लिए धनराशि निर्धारित की गई थी? तो जो प्राथमिक शिक्षा के लिए धनराशि निर्धारित की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में, वो हमारी 169 करोड़ रुपए थी। ये बात याद रखेंगे, क्योंकि शिक्षा पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा पर कितना व्यय किया गया है, ये क्वेश्चन भी आते हैं। भारत 1950-51 में जीएमपी का कितने प्रतिशत भाग शिक्षा पर व्यय कर रहा था? तो यहाँ पर भी 1.9% भाग शिक्षा पर व्यय हो रहा था। अगले क्वेश्चन के रूप में देखें, आचार्य राममूर्ति समिति की स्थापना मई 1990 में की गई है। देखिए 1992 में इस समिति ने अपने सुझाव दिए हैं जो पोवा के नाम पर जाने जाते हैं, प्रोग्राम ऑफ एक्शन के रूप में हैं, और ये 1986 की शिक्षा नीति को लागू करने के लिए बनाई गई थी। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, ये किसने डेवलप किया था? तो इसको आचार्य राममूर्ति समिति के आधार पर स्थापित किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी सही करेंगे। शिक्षक प्रशिक्षण दक्षता पर आधारित होना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया? आचार्य राममूर्ति समिति ने दिया। इस तरीके से आप याद रखें कि अगर बात कही जाए शिक्षक प्रशिक्षण के लिए किस समिति ने बात करी, अगर बात कही जाए किस समिति ने बात करी तो वो आचार्य राममूर्ति समिति होगी, किस आयोग ने बात करी तो वो भारतीय शिक्षा आयोग होगा। भारत के इस अनुच्छेद 45 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का दायित्व किस पर डाला गया है? तो ये दायित्व राज्य पर डाला गया है, लेकिन वर्तमान समय में ध्यान रखना 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ है उसके तहत 21A में ये एक अनिवार्य अधिकार के रूप में आ गया है, और इस तरीके से ये अब कह सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा न होकर के मौलिक अधिकार बन चुका है। संविधान की धारा 46 में किस वर्ग पर बात की गई है? तो यहाँ पर जो संविधान की धारा 46 में बात की गई है वो दुर्बल वर्ग के वर्गों की शिक्षा पर बात की गई है, यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करी गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब हुआ है? ये सितंबर 1985 में हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई है? तो ये अनुदान आयोग 1953 में पहले ही गठित हो चुका था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वैधानिक सांचे का रूप कब मिला, यानी उसे वैधानिक रूप में कब मान्यता प्रदान की गई? तो यहाँ पर ये चीज़ 1956 में, यानी जो UGC है इसका गठन 1956 में हुआ है। इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान समय में चूंकि ये चीज़ अब पूछी जाए तो ये जो बुक है ये हमारी बुक आपकी 1998 के दौरान की है, इसलिए हम कहेंगे कि आप अपने स्तर पर ये देख लें कि क्या शिक्षा नीति थी और उस समय उसके अध्यक्ष के तौर पर कौन था। तो यहाँ पर जो थे वो हरि गौतम थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है ये आप सर्च कर लीजिएगा। NCERT की स्थापना कब की गई है? NCERT की स्थापना 1961 में की गई है। इनके फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखेंगे। NCERT क्या प्रकाशित करता है? तो इंडियन एजुकेशन रिव्यू भी देता है, स्कूल साइंस भी डेवलप करता है, जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन भी वो डेवलप करता है, इसलिए उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन AIEPA को नीपा का नाम दिया गया, ये कब दिया गया है? ये नाम हमारा मई 1979 में दिया गया है। इंग्लैंड में नर्सरी स्कूलों का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो नर्सरी स्कूलों का आयोजन मिस मार्गरेट मैकमिलन के द्वारा इंग्लैंड में किया गया था, इसलिए इनको देखेंगे। मॉन्टेसरी स्कूल इनके द्वारा बनाए गए हैं और फ्रोबेल के द्वारा किंडरगार्टन स्कूल बनाए गए हैं, इसलिए याद रखेंगे। इटली में मॉन्टेसरी स्कूलों की स्थापना किसने की है? तो इसे मारिया मॉन्टेसरी ने की है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए हम अब इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वीडियो की अगली सीरीज आपको चाहिए या नहीं ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं अगली सीरीज के लिए इंस्पायर हो सकूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।